Hello, my dear students. Myself Chetan Sharma. वेलकम टू माय ट्यूटर कॉमर्स कक्षा। आज कॉमर्स कक्षा में हम जो हमारा अकाउंट्स का प्रैक्टिकल होने वाला है उसकी प्रिपरेशन करेंगे। देखो, जो हमारा प्रैक्टिकल होता है अकाउंटेंसी का 20 मार्क्स का, उसमें आपको एक फाइल बनानी होती है जो कि 12 मार्क्स की होती है और 8 नंबर का वाइवा होता है। आज की क्लास में हम जो हमारा वाइवा है उसको प्रिपेयर करेंगे। जो हमारा वाइवा का टॉपिक होता है इसमें हमें कैश फ्लो स्टेटमेंट एंड रेशियो एनालिसिस ये दो चैप्टर में प्रिपेयर करने होते हैं। आज की क्लास में हम बात करेंगे कैश फ्लो स्टेटमेंट चैप्टर की। हम देखेंगे कि कैश फ्लो स्टेटमेंट चैप्टर से क्या क्या वाइवा क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। इस वीडियो में मैं कैश फ्लो चैप्टर को कवर करूंगा, रेशियो एनालिसिस की मैं एक अलग से वीडियो अपलोड करूंगा। आपको ध्यान से इस वीडियो को देखना है, सुनना है, समझना है और प्रैक्टिकल में फुल मार्क्स सिक्योर करने हैं। ठीक है। तो जो हमारा एक्सटर्नल आता है, जब वो कैश फ्लो स्टेटमेंट के क्वेश्चन पूछता है तो उसमें सबसे पहला क्वेश्चन बनता है कि व्हाट डू मीन बाय कैश फ्लो स्टेटमेंट, कि कैश फ्लो स्टेटमेंट क्या है। तो देखो, सिंपल सा आपने उसको डिफाइन करना है कि कैश फ्लो स्टेटमेंट इज अ स्टेटमेंट विच शोज द इनफ्लो एंड आउटफ्लो ऑफ कैश फ्रॉम द वेरियस एक्टिविटीज ड्यूरिंग एन अकाउंटिंग ईयर इन एन कंपनी। कि हमारी जो कंपनी है उसमें एक अकाउंटिंग ईयर में जो सारा कैश का इनफ्लो हुआ, जो सारा कैश का आउटफ्लो हुआ, उसको जिस स्टेटमेंट में हम रिकॉर्ड करते हैं वो हमारा क्या है, कैश फ्लो स्टेटमेंट है। ओके, तो देखो पहला क्वेश्चन क्या पूछता है एक्सटर्नल, पहला क्वेश्चन पूछता है कि व्हाट डू मीन बाय कैश फ्लो स्टेटमेंट, कैश फ्लो स्टेटमेंट क्या है। तो देखो, कैश फ्लो स्टेटमेंट वो स्टेटमेंट है जिसमें हम एक अकाउंटिंग ईयर में एक कंपनी में जो डिफरेंट एक्टिविटी से कैश आया और जो कैश गया उसको हम सिस्टमेटिकली रिकॉर्ड करते हैं, है ना। उसको हम डिफरेंट एक्टिविटी में क्लासीफाई करके रिकॉर्ड करते हैं, किसमें, कैश फ्लो स्टेटमेंट में। अगला क्वेश्चन एक्सटर्नल पूछता है कि कैश फ्लो स्टेटमेंट का अकाउंटिंग स्टैंडर्ड क्या है। तो हम इसका आंसर देंगे कि अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 3 रिवाइज्ड, है ना। अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 3 रिवाइज्ड के अकॉर्डिंग हम कैश फ्लो स्टेटमेंट बनाते हैं। ठीक है। फिर तीसरा क्वेश्चन इसमें बनता है हमारा कि कैश फ्लो स्टेटमेंट बनाने के कितने मेथड हैं। तो 2 मेथड हैं, 2 मेथड याद रखने हैं आपने। पहला मेथड है डायरेक्ट मेथड, दूसरा मेथड है इनडायरेक्ट मेथड। हमारे सिलेबस में कौन सा मेथड है, इनडायरेक्ट मेथड है। ठीक है। जो कैश फ्लो स्टेटमेंट को बनाने का हमारा डायरेक्ट मेथड है, डायरेक्ट मेथड जो है वो सिलेबस में नहीं है, वो बैंक वगैरह यूज करते हैं। ठीक है। हमारे सिलेबस में इनडायरेक्ट मेथड है। इसको हम इनडायरेक्ट मेथड क्यों कहते हैं, क्योंकि ना जैसे आपने जब कैश फ्लो स्टेटमेंट बनाया होगा तो उसमें देखा होगा कि हम नेट प्रॉफिट लेते हैं, है ना, और हम रिवर्स जाते हैं कि हम डेप्रिसिएशन को, डिविडेंड को प्लस करते हैं, मतलब हम नॉन ऑपरेटिंग एक्सपेंस को प्लस कर फिर अपनी नॉन ऑपरेटिंग इनकम को माइनस करके अपना ऑपरेटिंग कैश निकालते हैं ना, इसलिए हम उसको इनडायरेक्ट मेथड बोल देते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा बनता है कि जो हम कैश फ्लो स्टेटमेंट बनाते हैं अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 3 रिवाइज्ड के अकॉर्डिंग, इस स्टैंडर्ड के अकॉर्डिंग हम जो कैश का इनफ्लो है, आउटफ्लो, उसको कितनी कैटेगरीज में डिवाइड करते हैं। तो उसके तीन हमारी एक्टिविटीज होती है ना। पहला होता है कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटी, दूसरा होता है कैश फ्लो फ्रॉम इन्वेस्टिंग एक्टिविटी एंड थर्ड होता है कैश फ्लो फ्रॉम फाइनेंसिंग एक्टिविटी। ठीक है ना, सबको क्लियर है वाला क्वेश्चन, आसान ही है। तो ना कि हमारे बिजनेस में जो कैश आता है जाता है उसको हम 3 पार्ट में बांटते हैं। पहला है कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटी, फिर कैश फ्लो फ्रॉम इन्वेस्टिंग एक्टिविटी और कैश फ्लो फ्रॉम फाइनेंसिंग एक्टिविटी। देखो, नेक्स्ट क्वेश्चन ये बनता है कि व्हाट डू मीन बाय कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटीज। एक्सटर्नल पूछेगा कि ऑपरेटिंग एक्टिविटी क्या है, तो आपने उसको सिंपल वर्डिंग में डिफाइन करना है। आपने ये बोलना है ऑपरेटिंग एक्टिविटीज आर दी मेन रिवेन्यू जनरेटिंग एक्टिविटीज ऑफ अ बिजनेस। एक कंपनी की, एक बिजनेस की जो मेन रिवेन्यू जनरेटिंग एक्टिविटी है वो क्या है, वो ऑपरेटिंग एक्टिविटी है। अब वो बोलेगा इसका एग्जाम्पल दो, तो एग्जाम्पल क्या है, जैसे मानो कि रिलायंस है, रिलायंस का काम है टेली कम्युनिकेशन सर्विस देना। तो जब वो टेली कम्युनिकेशन सर्विस देगी और उससे पैसे कमाएगी तो वो उसका ऑपरेटिंग एक्टिविटी का कैश है। जैसे स्कूल है, स्कूल को स्टूडेंट से फीस मिली, वो उसका ऑपरेटिंग एक्टिविटी का कैश इनफ्लो हुआ। और जैसे स्कूल ने टीचर्स को सैलरी दी तो वो क्या हो गया, वो ऑपरेटिंग एक्टिविटी है ना, कि कैश का आउटफ्लो हुआ। तो ऑपरेटिंग एक्टिविटी क्या है, ऑपरेटिंग एक्टिविटी हमारी मेन रिवेन्यू जनरेटिंग एक्टिविटी ऑफ अ बिजनेस होती है। देखो, एक्सटर्नल नेक्स्ट क्वेश्चन ये पूछता है कि व्हाट डू मीन बाय इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज, कि इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज क्या है। तो देखो, हम ये बोलेंगे कि इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज आर दोज एक्टिविटीज विच आर रिलेटेड टू परचेज एंड सेल ऑफ नॉन करंट असेट्स, है ना। वो सारी एक्टिविटी जिसमें एक कंपनी नॉन करंट असेट्स, नॉन करंट इन्वेस्टमेंट का सेल परचेज करती है, वो उसकी इन्वेस्टिंग एक्टिविटी है। इसको मैसेज समझ सकते हैं कि एक स्कूल है, स्कूल को अपनी एजुकेशनल सर्विस देनी है।
जो वो एजुकेशनल सर्विस देकर पैसा कमाएगा या सर्विस देने पर जो वो पैसा खर्चेगा वो उसका ऑपरेटिंग एक्टिविटी है। जैसे मैंने एग्जांपल दिया कि स्टूडेंट से फीस मिला, वो ऑपरेटिंग एक्टिविटी, टीचर को सैलरी दी, वो भी ऑपरेटिंग एक्टिविटी। लेकिन देखो अपनी इस ऑपरेटिंग एक्टिविटी को करने के लिए स्कूल को इन्वेस्टमेंट करना पड़ेगा नॉन करंट एसेट्स में। फॉर एग्जांपल लैंड परचेज करना पड़ेगा, बिल्डिंग परचेज करना पड़ेगा, फर्नीचर परचेज करना पड़ेगा। तो जो बिल्डिंग खरीदा, जो फर्नीचर खरीदा है ना, ये सब कुछ क्या है, ये उसका इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज है कि उसने इन्वेस्टमेंट किया। ठीक है, अब एक्सटर्नल पूछेगा इसकी एग्जांपल दो इन्वेस्टिंग एक्टिविटी के, तो एग्जांपल के एग्जांपल भी यही है, परचेज ऑफ मशीनरी, सेल ऑफ मशीनरी, परचेज ऑफ बिल्डिंग, सेल ऑफ बिल्डिंग। या फिर हमें इन असेट से कोई पैसा मिला, जैसे मानो कि हमें बिल्डिंग से रेंट मिला, हमें इन्वेस्टमेंट पे डिविडेंड मिला, इंटरेस्ट मिला, है ना, तो डिविडेंड रिसीव्ड या फिर इंटरेस्ट रिसीव्ड इन्वेस्टिंग एक्टिविटी का एग्जांपल है। ठीक है, लेकिन इसमें देखो एक बात समझ लो ये कि अगर एक रियल एस्टेट कंपनी है, एक कंपनी है जो कि रियल एस्टेट कंपनी है, उसको रेंट मिला, तो देखो उसका तो ये काम ही ये है ना, कंस्ट्रक्शंस करना, उनको बेचना और उसको रेंट पे चढ़ाना, पैसा अर्न करना, है ना, ऐसे। तो उसका ये ऑपरेटिंग एक्टिविटी है, उसके लिए ये इन्वेस्टिंग एक्टिविटी नहीं है। लेकिन कोई और कंपनी है, कोई नॉन रियल एस्टेट कंपनी है, फॉर एग्जांपल एक स्कूल है, स्कूल ने अपना प्लेग्राउंड रेंट पे दे दिया, तो जो रेंट मिला वो उसका क्या है, वो उसका इन्वेस्टिंग इनकम है, इन्वेस्टिंग एक्टिविटी से उसको इनकम हुआ है वाला। ठीक है, देखो नेक्स्ट क्वेश्चन एक्सटर्नल पूछेगा आपसे अब कि व्हाट डू मीन बाय फाइनेंसिंग एक्टिविटीज़। तो आप इसको सिंपल सा ऐसे डिफाइन करोगे कि फाइनेंसिंग एक्टिविटीज़ आर दोज एक्टिविटीज़ विच ब्रिंग्स चेंज इन द कॉम्पोजिशन एंड वॉल्यूम ऑफ ओनर्स फंड एंड बोरोड फंड। मतलब कि ये वो एक्टिविटीज़ होती हैं जिनसे कंपनी के बोरोड फंड में और कैपिटल फंड में चेंज आता है। अब एक्सटर्नल बोलेगा कि इसके एग्जाम्पल दो, तो उसके एग्जाम्पल क्या देने हैं आपने, आप सिंपल से एग्जाम्पल दोगे, इशू ऑफ शेयर या बायबैक ऑफ शेयर्स, इशू ऑफ डिबेंचर, रिडम्पशन ऑफ डिबेंचर, लोन हमने लिया या लोन रीपे करा, तो वो हमारा क्या है, वो हमारा फाइनेंसिंग एक्टिविटीज़ है। देखो एक्सटर्नल आपसे क्वेश्चन पूछ सकता है, इस क्वेश्चन को ध्यान से सुनना और आप इसका आंसर सोचना कि क्या हो सकता है। जैसे मानो एक्सटर्नल आपसे एक क्वेश्चन पूछ रहा है कि एक ऐसा एग्जाम्पल दो, एक ऐसी ट्रांजैक्शन बताओ जो एक कंपनी के लिए ऑपरेटिंग एक्टिविटी हो और दूसरी कंपनी के लिए इन्वेस्टिंग एक्टिविटी हो। बताओ ऐसा एग्जाम्पल सोचो क्या होगा जो एक कंपनी के लिए ऑपरेटिंग है और एक कंपनी के लिए इन्वेस्टिंग है। ध्रुव ने इसका एकदम सही आंसर बताया मुझे। देखो एक कंपनी है, उसने मशीनरी सेल करी। अब अगर वो कंपनी जो है एक नॉर्मल कंपनी है ना, उसका मेन काम मशीन सेल करना नहीं है, तो उसके लिए वो इन्वेस्टिंग एक्टिविटी है, या उसने मशीन परचेज करी तो उसके लिए वो इन्वेस्टिंग एक्टिविटी है ना। लेकिन अगर एक मशीन का डीलर है और मशीन के डीलर ने एक मशीनरी बेची तो वो उसके लिए ऑपरेटिंग एक्टिविटी है। ठीक है, ऐसा ही और कोई एग्जांपल सोचो, और कोई एग्जांपल ऐसा जो एक कंपनी के लिए इन्वेस्टिंग हो और दूसरी कंपनी के लिए ऑपरेटिंग हो। तो इसका एक मैं एग्जांपल आपको और बताता हूँ। देखो एग्जांपल इसका ऐसे है कि मानो एक कंपनी ने एक दूसरी कंपनी के शेयर्स परचेज करे। ठीक है, अब जैसे मानो हमारी कंपनी ने दूसरी कंपनी के शेयर परचेज करे, और हमारी जो कंपनी है वो कोई फाइनेंसिंग कंपनी नहीं है ना, हमारा फाइनेंस का काम नहीं है या हमारा इन्वेस्टमेंट का काम नहीं है, हमने वैसे ही किसी कंपनी के शेयर्स में इन्वेस्टमेंट किया, तो वो हमारे लिए क्या हो गया, वो हमारे लिए इन्वेस्टिंग एक्टिविटी हो गई। लेकिन अगर हमारी फाइनेंसिंग कंपनी है, फॉर एग्जांपल रैली गियर है ना, या ऐसे कोई भी कंपनी है, कोई बैंकिंग कंपनी है, कोई फाइनेंशियल कंपनी है, उसने किसी कंपनी के शेयर्स परचेज करे, तो वो उसके लिए क्या हो गया, उसका ऑपरेटिंग एक्टिविटी हो गई, कि उसका तो काम ही है कि दूसरी कंपनियों के शेयर में इन्वेस्टमेंट करना और पैसा अर्न करना। ठीक है, तो ऐसा ही एक और क्वेश्चन है। क्वेश्चन ये है, एक आपको ऐसा एग्जांपल देना है, एक ऐसी ट्रांजैक्शन बताओ जो एक कंपनी के लिए ऑपरेटिंग हो और दूसरी कंपनी के लिए फाइनेंसिंग हो। सोचो क्या होगा ऐसा ट्रांजैक्शन एक जो एक कंपनी के लिए ऑपरेटिंग हो जाए और दूसरी कंपनी के लिए फाइनेंसिंग हो जाए। तो इसका आंसर ये होगा कि अगर मानो रिलायंस कंपनी ने लोन लिया हुआ है और उस लोन पे वो इंटरेस्ट दे रही है ना, तो वो रिलायंस कंपनी के लिए क्या हो गया, फाइनेंसिंग एक्टिविटी हो गया। लेकिन मानो कि एक बैंक है, एक बैंक डिपॉजिट पे इंटरेस्ट दे रहा है, तो उसके लिए ऑपरेटिंग हो गया, है ना। या ऐसे देखो कि मानो एक कंपनी ने लोन लिया, एक नॉन फाइनेंशियल कंपनी है, उसने लोन लिया, है ना, तो उसके लिए वो क्या हो गया, उसके लिए वो फाइनेंसिंग एक्टिविटी हो गया। लेकिन अगर एक बैंक ने लोन लिया तो उसका तो काम ही है लोन देना, लोन लेना, तो वो उसके लिए क्या हो गया, उसके लिए वो हो गया ऑपरेटिंग एक्टिविटी। ठीक है, अब देखो नेक्स्ट क्वेश्चन इस चैप्टर से बनता है कि व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन कैश फ्लो स्टेटमेंट एंड कैश बुक। कैश फ्लो स्टेटमेंट में और कैश बुक में क्या डिफरेंस है।
आप इसमें ये बोलोगे कि जो कैश फ्लो स्टेटमेंट है वो स्टेटमेंट है, इसमें कोई वो नहीं है डेबिट साइड क्रेडिट साइड, और जो कैश बुक है उसमें डेबिट साइड क्रेडिट साइड है ना। फिर आप ये सिंपल से ये भी बोल सकते हो कि जो कैश फ्लो स्टेटमेंट होता है वो क्रोनोलॉजिकली नहीं बनता, मतलब टाइम पीरियड के अकॉर्डिंग नहीं बनता, और जो हमारा कैश बुक बनता है वो बनता है क्रोनोलॉजिकल मैनर में, कि जैसे जैसे ट्रांजेक्शन हुई उस टाइम के अकॉर्डिंग हम रिकॉर्ड करते हैं, ठीक है। और जो हमारा कैश बुक है वो हमारी अदर बुक्स का पार्ट है, जबकि जो कैश फ्लो स्टेटमेंट है वो हमारी अदर बुक्स का पार्ट नहीं है। तो ये 3 पॉइंट इसमें इनफ है एकदम, ठीक है। अब देखो नेक्स्ट क्वेश्चन बनता है कि व्हाट डू मीन बाय नॉन कैश एक्टिविटीज़। नॉन कैश एक्टिविटी क्या होंगी? देखो सिंपल सा है, नाम से पता चल रही है बात कि नॉन कैश एक्टिविटीज़ वो एक्टिविटीज़ है जिनमें ना तो कैश आता है ना ही कैश जाता है ना। वो सारी ट्रांजेक्शन जिनसे ना कैश आए ना कैश जाए वो हमारी नॉन कैश एक्टिविटी है। अब इसके एग्जांपल बताओ, क्या एग्जांपल हो सकते हैं नॉन कैश एक्टिविटीज़ के? तो इसके एग्जांपल्स आप दे सकते हो, डेप्रिसिएशन है, एमोर्टाइजेशन है, इशू ऑफ बोनस शेयर कि हमने बोनस शेयर इशू करे हैं, या फिर हम ये भी लिख सकते हैं कि हमने वेंडर को जो पेमेंट करना है उसके बदले में हमने उसको शेयर इशू कर दिए ना, तो वो हमारा क्या है, जो परचेज कंसिडरेशन का टॉपिक आपने पढ़ा है ना, तो वो उसका एग्जांपल बन सकता है, ठीक है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन इसमें एक्सटर्नल आपसे ये पूछ सकता है, जैसे ना एक्सटर्नल आपसे आपको एक ट्रांजेक्शन बोलेगा है ना, और वो पूछेगा कि आप बताओ कि ये ऑपरेटिंग है, इन्वेस्टिंग है, फाइनेंसिंग है ना, आपको क्लासीफाई करना है। जैसे कैश सेल कौन सी एक्टिविटी होगी? ऑपरेटिंग होगी, इन्वेस्टिंग होगी, फाइनेंसिंग होगी? कैश सेल हमारा ऑपरेटिंग एक्टिविटी है, यस, है ना। नेक्स्ट कैश परचेज, ये कौन सी एक्टिविटी है? कैश परचेज का मतलब क्या है? हमने गुड्स परचेज करे इन कैश, तो ऑपरेटिंग एक्टिविटी है। जब हम गुड्स परचेज करेंगे कैश में तो वो हमारा ऑपरेटिंग एक्टिविटी है ना। हमारा मेन काम है तो है माल परचेज करना, माल बेचना ना, तो ये हमारा क्या है, ऑपरेटिंग एक्टिविटी ही है, ठीक है। अब जैसे नेक्स्ट आपसे लाइन पूछी जाए, अगर नेक्स्ट ट्रांजेक्शन हो परचेज मशीनरी, हमने मशीनरी खरीदी, अब ये कौन सी एक्टिविटी है? ये हमारी इन्वेस्टिंग एक्टिविटी है, यस। इसके बाद जैसे मानो नेक्स्ट आपसे क्वेश्चन पूछा जाता है कि इशू ऑफ शेयर्स, फाइनेंसिंग है। नेक्स्ट रेंट रिसीव्ड, देखो अगर रेंट रिसीव्ड पूछ रहा है आपसे, एक्सटर्नल क्या पूछ रहा है, रेंट रिसीव्ड। अब रेंट रिसीव्ड कौन सी एक्टिविटी है? तो आप इसमें जो आंसर देंगे वो आप आंसर ऐसे देंगे कि अगर एक रियल एस्टेट कंपनी है, रियल एस्टेट कंपनी को रेंट मिल रहा है तो वो उसका ऑपरेटिंग एक्टिविटी है। बट अगर एक रियल एस्टेट कंपनी नहीं है, नॉर्मल कंपनी है, उसको मानो रेंट मिल रहा है ना, तो वो उसका इन्वेस्टिंग एक्टिविटी है। ओके, क्लियर है। नेक्स्ट इंटरेस्ट पेड, इंटरेस्ट पेड कौन सी एक्टिविटी है? इंटरेस्ट पेड, हम इसका आंसर ऐसे बोलेंगे कि देखो जो इंटरेस्ट पेड है, अगर मानो एक नॉन फाइनेंसिंग कंपनी है और वो अपने बोरोइंग पर इंटरेस्ट पे कर रही है तो वो उसके लिए हो गया फाइनेंसिंग एक्टिविटी। लेकिन अगर एक फाइनेंसिंग कंपनी है, फॉर एग्जांपल बैंक है, बैंक अपने डिपॉजिट पे इंटरेस्ट पे कर रहा है तो वो उसके लिए क्या हो गया, वो उसके लिए हो गया ऑपरेटिंग एक्टिविटी, ठीक है। तो ऐसे आपसे ट्रांजेक्शन पूछी जा सकती है और उन ट्रांजेक्शन्स को आपने डिसाइड करना है कि वो कौन सी एक्टिविटी में जाएगा, ऑपरेटिंग एक्टिविटी है, इन्वेस्टिंग है या फाइनेंसिंग है। ओके, एक्सटर्नल आपसे नेक्स्ट क्वेश्चन ये पूछ सकता है कि व्हाट डू मीन बाय कैश एंड कैश इक्विवेलेंट। कैश एंड कैश इक्विवेलेंट क्या है? तो आप बोलोगे कैश एंड कैश इक्विवेलेंट मीन्स कैश इन हैंड, कैश एट बैंक एंड मार्केटेबल सिक्योरिटीज, ठीक है। मतलब कि वो सारी चीजें जो कैश की फॉर्म में है ना, या रेडिली कन्वर्टेबल है इनटू कैश, वो हमारा क्या है, वो है कैश एंड कैश इक्विवेलेंट। नेक्स्ट क्वेश्चन ये बनता है, एक्सटर्नल आपसे ये पूछ सकता है कि फॉर एग्जांपल डेप्रिसिएशन ऑन मशीनरी को हम कैसे रिकॉर्ड करेंगे कैश फ्लो स्टेटमेंट में। जैसे इस बार जो है हमारा रिटर्न तो है नहीं, ओनली वाइवा ही है, तो वाइवा में वो प्रैक्टिकल कंसेप्ट से रिलेटेड ऐसे क्वेश्चन पूछ सकता है। तो हम उसमें क्या बोलेंगे, हम बोलेंगे कि जो मशीनरी पर डेप्रिसिएशन लगता है उसको हम ऑपरेटिंग एक्टिविटीज़ में एडजस्टमेंट जो होती है ना, एडजस्टमेंट्स में हम प्लस करेंगे, ठीक है। सो नेक्स्ट क्वेश्चन ये बनता है कि प्रोविजन फॉर टैक्स को हम कैसे रिकॉर्ड करते हैं कैश फ्लो स्टेटमेंट में। तो इसका आंसर आप कैसे बोलेंगे, आप इसका आंसर देंगे कि प्रोविजन फॉर टैक्स में जो क्लोजिंग अमाउंट है ना, जो उसका क्लोजिंग वैल्यू है, अगर हमें ओपनिंग क्लोजिंग दी है तो उसका मैं आंसर बता रहा हूँ, है ना। तो उसमें हम क्या करते हैं, जो क्लोजिंग वैल्यू है प्रोविजन फॉर टैक्स का, उसको हम प्रॉफिट बिफोर टैक्स, डिविडेंड एंड एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी कंप्यूट करने के लिए नेट प्रॉफिट में प्लस कर देते हैं। और जो हमारा ओपनिंग वैल्यू है प्रोविजन फॉर टैक्स का, उसको हम प्रॉफिट आफ्टर वर्किंग कैपिटल के बाद
माइनस कर देते हैं, है ना, उसके बाद हमारा आंसर निकल जाता है। लेकिन अगर क्वेश्चन में आपको ओपनिंग क्लोजिंग के साथ साथ मेड पेड भी दिया है तो आपको अकाउंट बनाना है। मेड है तो पेड निकाला, पेड है तो मेड निकाला, और फिर हमने उसको पुट करना है। कैसे पुट करना है? जो हमारा प्रोविजन फॉर टैक्स मेड है उसको हम सबसे ऊपर प्लस करेंगे। जब हम निकालेंगे ना प्रॉफिट बिफोर टैक्स डिविडेंड एक्स्ट्राऑर्डिनरी आइटम, तो उसको कंप्यूट करने के लिए हम नेट प्रॉफिट में प्रोविजन फॉर टैक्स मेड को प्लस करेंगे, और जो प्रोविजन फॉर टैक्स पेड है उसको हम एंड में माइनस करेंगे। जब हम वो निकाल लेंगे ना प्रॉफिट आफ्टर वर्किंग कैपिटल चेंजेस, तो उसके बाद हम प्रोविजन फॉर टैक्स पेड वाले अमाउंट को माइनस करेंगे और अपना आंसर निकाल लेंगे। ठीक है। अब एक क्वेश्चन एक्सटर्नल पूछता है कि कैश फ्लो स्टेटमेंट में हम डिविडेंड का ट्रीटमेंट जो करते हैं वो कौन से अकाउंटिंग स्टैंडर्ड के अकॉर्डिंग करते हैं? कौन सा अकाउंटिंग स्टैंडर्ड है जिसके अकॉर्डिंग हम कैश फ्लो स्टेटमेंट में डिविडेंड को रिकॉर्ड करते हैं? इसका आंसर आप ये बोलेंगे कि जब हम कैश फ्लो स्टेटमेंट बनाते हैं और उसमें हम जब डिविडेंड को रिकॉर्ड करते हैं तो हम डिविडेंड का ट्रीटमेंट करते हैं अकाउंटिंग स्टैंडर्ड फॉर रिवाइज्ड के अकॉर्डिंग। ठीक है, तो अकाउंटिंग स्टैंडर्ड फॉर रिवाइज्ड के अकॉर्डिंग हम डिविडेंड का ट्रीटमेंट करते हैं। अब आप ये बताओ कि जो अकाउंटिंग स्टैंडर्ड फॉर रिवाइज्ड है इसका नेम क्या है? इसका नेम है कंटीजेंसीज एंड इवेंट्स अकरिंग आफ्टर बैलेंस शीट डेट। ओके, तो ये हमारा AS4 रिवाइज का नेम है जिसको हम यूज़ करते हैं डिविडेंड के ट्रीटमेंट में। तो जो सारे मैंने क्वेश्चंस आपसे भी पूछे, जो मैंने आपको सारे क्वेश्चन दिखाए, नॉर्मली यही क्वेश्चन पूछे जाते हैं कैश फ्लो स्टेटमेंट से। लेकिन इसके अलावा ना जो आपने फाइल बनाई है, आपकी फाइल में जो आपने कैश फ्लो स्टेटमेंट बनाया है उसमें आपका ऑपरेटिंग एक्टिविटीज़, इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज़ और फाइनेंसिंग एक्टिविटीज़ का जो अमाउंट है आपको वो लर्न करना है। एक्सटर्नल वो पूछ सकता है। इसके अलावा आपको एक ऐसा क्वेश्चन भी फेस करना पड़ सकता है जिसमें एक्सटर्नल ये पूछे कि आपका देखो वो आपका ना कैश फ्लो स्टेटमेंट देख रहा है आपकी कंपनी का, है ना, आप जो फाइल बनाई है उसमें। अब वो आपको ये बोल रहा है कि देखो आपका जो ऑपरेटिंग एक्टिविटीज़ है वो प्लस में है, लेकिन आपका इन्वेस्टिंग एक्टिविटी माइनस में है और आपका फाइनेंसिंग एक्टिविटी भी प्लस में है। ये क्या शो कर रहा है? आप इसको कैसे एनालाइज करोगे कि आपका ऑपरेटिंग एक्टिविटी प्लस में है, फाइनेंसिंग भी प्लस में है, लेकिन आपका इन्वेस्टिंग एक्टिविटी माइनस में है? तो आप इसको क्या, आपको क्या लग रहा है ये क्या शो कर रहा है, कंपनी की क्या कंडीशन है? तो देखो इसका आंसर हम ऐसे बोलेंगे, हम बोलेंगे कि देखो ये कंपनी की ग्रोथ पोटेंशियल को शो कर रहा है, ये शो कर रहा है कंपनी के एक्सपेंशन को, कि हो क्या रहा है, कंपनी का ऑपरेटिंग जो कैश है वो प्लस में है, फाइनेंसिंग भी प्लस में है और हमारा इन्वेस्टिंग जो है माइनस में है। इसका मतलब ये हुआ कि हम अपने बिजनेस से अच्छा कैश कमा रहे हैं, तभी हमारा ऑपरेटिंग प्लस में है। और हम क्या कर रहे हैं, और फाइनेंस रेज कर रहे हैं, हम शेयर इशू कर रहे हैं, डिबेंचर इशू कर रहे हैं, और हम फंड कलेक्ट कर रहे हैं। और जो हमारा ऑपरेटिंग से जो कैश आया, जो फाइनेंसिंग से कैश आया, उसको हम इन्वेस्ट कर रहे हैं बिजनेस में। हम क्या कर रहे हैं, हम बिल्डिंग्स परचेज कर रहे हैं, लैंड परचेज कर रहे हैं, बिल्डिंग का कंस्ट्रक्शन करा रहे हैं, मशीनरी परचेज कर रहे हैं, मतलब कि हम एक्सपेंड कर रहे हैं अपने आप को ना, तभी तो इन्वेस्टिंग माइनस में है। इन्वेस्टिंग माइनस में कब होगा, जब हमारे नॉन करंट एसेट बढ़ रहे होंगे, जब हमने खरीदे होंगे ज़्यादा और बेचे होंगे कम। तो हमने अपने नॉन करंट एसेट खरीदे हैं ज़्यादा खरीदे, तो हमने क्यों खरीदे होंगे, क्योंकि हमारा बिजनेस एक्सपेंड कर रहा होगा, हमारे बिजनेस का ग्रोथ हो रहा है ना। तो ऐसे हमारा इसका आंसर बन जाएगा। अब जैसे मानो कि आपकी फाइल में जब हम कैश फ्लो स्टेटमेंट को एनालाइज कर रहे हैं तो वहाँ पर हमें दिख रहा है कि आपका जो ऑपरेटिंग एक्टिविटी है वो प्लस में है और आपका इन्वेस्टिंग एक्टिविटी का कैश एंड फाइनेंसिंग एक्टिविटी का कैश माइनस में है। अब ये क्या शो कर रहा है, ये शो कर रहा है कि कंपनी को अपनी ऑपरेटिंग एक्टिविटी से अच्छा कैश का इनफ्लो हो रहा है। ठीक है, फिर कंपनी अपने नॉन करेंट एसेट्स वगैरह परचेज कर रही है ना, तभी आपका जो इन्वेस्टिंग है वो माइनस में शो हो रहा है ना, क्योंकि हमने हमारे एसेट्स का परचेजिंग ज़्यादा होगा, तभी तो हमारा इन्वेस्टिंग माइनस में होगा ना। और हमारा फाइनेंसिंग भी माइनस में है, मतलब हम अपने लोन्स वगैरह को रीपे कर रहे हैं, शेयर्स का बायबैक कर रहे हैं, है ना, ऐसे है। तो ये ऑल ओवर क्या शो कर रहा है, ये शो कर रहा है कि कंपनी के पास ऑपरेटिंग एक्टिविटी से बहुत सारा पैसा आ रहा है, बहुत सारा कैश का इनफ्लो हो रहा है, और जो कैश का इनफ्लो हो रहा है उसको कंपनी यूज़ कर रही है अपने असेट्स के परचेजिंग में, है ना, और अपने लोन्स वगैरह का वो पेमेंट भी कर रही है साथ साथ। तो ये ऑल ओवर कंपनी की ग्रोथ पोटेंशियल को शो कर रहा है। ठीक है, तो ऐसे आपके जो है
जो ऑपरेटिंग एक्टिविटी का कैश है, जो इन्वेस्टिंग का कैश है, फाइनेंसिंग का कैश है ना, उससे भी आंसर बन सकता है। तो जब आप अपनी फाइल का एनालिसिस का पेज देखोगे तो उसको ध्यान से समझना और उसको ऑब्जर्व करना, सोचना। आप जब कैश फ्लो स्टेटमेंट देखोगे ना, एनालाइज करोगे, तो आपको अपने आप ही ये कहानी समझ में आ जाएगी कि कंपनी का क्या कंडीशन बन रहा है, क्या पिक्चर बन रही है कंपनी की। ठीक है, ये वाला पॉइंट जरूर देखना, आपको लर्न करने हैं जो वैल्यूज हैं ऑपरेटिंग, इन्वेस्टिंग, फाइनेंसिंग का, और साथ में उसका कैसे एनालाइज बनाना है, पिक्चर बनाना है ना, वो एक्सटर्नल पूछ सकता है आपसे। अब एक्सटर्नल आपसे क्वेश्चन पूछ रहा है, व्हाट डू मीन बाय कैश यूज्ड इन इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज़। क्या मतलब है इसका, कैश यूज्ड इन इन्वेस्टिंग एक्टिविटी, ये स्टेटमेंट क्या शो कर रही है। कैश यूज्ड इन इन्वेस्टिंग एक्टिविटी का मीनिंग ये है कि इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज़ पर हमारा कैश का आउटफ्लो ज़्यादा है और इनफ्लो कम है। मतलब कि हम मशीनरीज वगैरह का, बिल्डिंग्स का परचेज ज़्यादा कर रहे हैं और सेल हम कम कर रहे हैं, है ना। तो ये हमारा शो कर रहा है कि हमारी इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज़ में कैश आउटफ्लो हो रहा है। ठीक है, वैसे देखो क्वेश्चन बन सकता है कि कैश फ्लो फ्रॉम फाइनेंसिंग एक्टिविटी का मतलब क्या है। इसका मतलब ये है कि हम फंड रेजिंग ज़्यादा कर रहे हैं और फंड का रिपेमेंट कम कर रहे हैं, पैसा आ जाता रहे फाइनेंसिंग एक्टिविटी से और पैसा जा कम रहा है। वैसे सेम ऑपरेटिंग में भी हो सकता है। ठीक है, तो आपको अपनी फाइल को प्रिपेयर करना है, जो मैंने क्वेश्चंस आपको बताया वो प्रिपेयर करने हैं। अपनी फाइल में बैलेंस शीट को भी प्रिपेयर करना, बैलेंस शीट का आइडिया होना चाहिए आपको, P&L का आइडिया होना चाहिए, कैश फ्लो स्टेटमेंट का जो मैंने अमाउंट बताया वो भी आपको लर्न करने हैं, और जो आपका कैश एंड कैश इक्विवेलेंट का बैलेंस गिवन है बैलेंस शीट में ना, ओपनिंग कैश एंड कैश इक्विवेलेंट, क्लोजिंग कैश एंड कैश इक्विवेलेंट, उसका भी अमाउंट याद रखना। ठीक है, एक आपको ये भी पता होना चाहिए कि ऑल ओवर नेट इंक्रीज हो रहा है कैश एंड कैश इक्विवेलेंट में या डिक्रीज हो रहा है, उसका भी अमाउंट याद कर लेना। ठीक है, और साथ में जो आपकी कंपनी है, कंपनी की का भी थोड़ा आपको पास्ट, उसके प्रमोटर्स, डायरेक्टर्स, मतलब कंपनी की जो थोड़ी बेसिक इन्फॉर्मेशन है वो भी आपको मेमोराइज करनी है। ठीक है, तो इतने ही क्वेश्चन है हमारे कैश फ्लो स्टेटमेंट पे। बाकी अगर कोई और क्वेश्चन भी होगा तो आप मुझे मेरी मेल आईडी पे मेल करके बता सकते हैं। बाकी क्वेश्चन यही है, यही क्वेश्चन पूछे जाते हैं, इसके बाहर कुछ नहीं पूछा जाता है ना। थोड़ा सा चैप्टर को प्रैक्टिकली भी प्रिपेयर करके जाना, क्योंकि अगर चैप्टर प्रैक्टिकली प्रिपेयर नहीं करोगे और एक्सटर्नल प्रैक्टिकल पार्ट से क्वेश्चन पूछेगा, जैसे एक क्वेश्चन मेरे माइंड में और आया अभी कि इन्वेंट्रीज हमारी बढ़ रही हैं, तो इसको हम कैसे रिकॉर्ड करेंगे और कहाँ पर रिकॉर्ड करेंगे कैश फ्लो स्टेटमेंट में। देखो, अगर हमारी इन्वेंट्री बढ़ रही है, इन्वेंट्री हमारा करंट एसेट है, करंट एसेट बढ़ेगा अगर, तो उसको हम ऑपरेटिंग एक्टिविटी में रिकॉर्ड करेंगे। प्रॉफिट बिफोर वर्किंग कैपिटल चेंजेस में हम उसको क्या करेंगे, करंट एसेट बढ़ा है हमारा, इन्वेंट्री बढ़ी है, तो कैश जाएगा, तो उसको हम माइनस करेंगे, है ना। ऐसी है ना, वैसे मानो क्वेश्चन है और एक्सटर्नल आपसे पूछ रहा है कि हमारे ट्रेड पेबल में डिक्रीज हुआ, इसको कहाँ रिकॉर्ड करोगे कैश फ्लो में और कैसे करोगे, तो इसको हम ऑपरेटिंग एक्टिविटी में रिकॉर्ड करेंगे। प्रॉफिट बिफोर वर्किंग कैपिटल चेंजेस में, है ना, जो हमारा अमाउंट आता है उस अमाउंट में हम, अगर हमारे ट्रेड पेबल बढ़ रहे हैं तो हम उसको प्लस करेंगे और अगर घट रहे हैं तो उसको हम माइनस करेंगे। ठीक है, तो ऐसे आपको प्रैक्टिकल पार्ट से रिलेटेड भी क्वेश्चन जो है एक्सटर्नल पूछ सकता है। ठीक है, तो इतना ही है हमारा कैश फ्लो स्टेटमेंट में, इसको अच्छे से समझना है, वीडियो को रिकॉल करना है, आपने थ्योरी पढ़नी है, बुक से भी न्यूमेरिकल प्रिपेयर करनी है और फुल मार्क जो है आपको कैश फ्लो स्टेटमेंट में सिक्योर करने हैं। ठीक है, सो स्टूडेंट्स, आई होप आपको समझ में आ गया होगा कि एक्सटर्नल जो है इस चैप्टर से किस तरह के क्वेश्चन पूछता है। देखो, जो मैंने आपको क्वेश्चंस बताए, जो मैंने आपसे क्वेश्चन पूछे, जिनके आंसर बताए, ये क्वेश्चन जो है ऐसा नहीं कि यही क्वेश्चन है, क्वेश्चन कुछ भी हो सकता है। आपको मैंने एक एग्जांपल दिया है, मैक्सिमम क्वेश्चन यही होते हैं, कोई एक दो क्वेश्चन ही होंगे जो इस चैप्टर में बचे होंगे। इसलिए आपको इस वीडियो को प्रिपेयर करना है, प्लस चैप्टर को अच्छे से समझ के जाना है ना, न्यूमेरिकल पोर्शन को कवर करके जाना है। अगर कोई आपको डाउट आता है तो आप मेरी मेल आईडी में मेल कर सकते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।